किसी ने सही कहा है, सत्य को स्वीकारना कठिन होता है, क्योंकि सत्य की स्वीकृति ही देवता को दानव बनाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट मंथ जब मैं श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन कर रही थी, उस समय मुझे कई सारे ऐसे शब्द थे जो बार बार डिक्शनरी में से देखने पड़ते थे। तो ऐसे ही मेरे सामने एक शब्द आ गया, वो था कल्ट। कल्ट जिसे हिंदी में पंथ कहते हैं, और इंग्लिश में जब मैंने इसका मीनिंग निकाला तो इसका अर्थ था कि एक लीडर, एक ऐसा छोटा सा ग्रुप, समूह लोगों का जिसके अंदर जो है एक लीडर है और वो लीडर सबका ब्रेन वॉश कर रहा है। ब्रेन वॉश भी बहुत छोटा शब्द है इसके लिए, जबकि वो इंडोक्ट्रिनेशन कर रहा है। वो अपने विचारों को दूसरों पे थोप रहा है, और दूसरे तो जैसे उसके हो चुके हैं। दूसरे यानी कि उसके प्रेम में इतना डूब चुके हैं, इसे प्रेम ही कहेंगे। ये प्रेम ही है कि वो इतना डूब चुके हैं कि उन्हें अपना अच्छा भला बुरा कुछ दिखाई नहीं देता, और पूरी तरह उस व्यक्ति के विचारों में डूब जाते हैं और बिल्कुल अंधे होकर वो जो कहता है उठने के लिए उठ जाते हैं, बैठने के लिए बैठ जाते हैं, मरने के लिए मर जाते हैं। और उन्हीं में से एक कल्ट है द हेवंस गेट, जिसके अंदर मास सुसाइड हुआ है 39 लोगों का। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेवंस गेट, द नोटोरियस कल्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। दोस्तों, मार्शल एप्पल वाइट, यहाँ से होती है हमारी कहानी शुरू। मार्शल एप्पल वाइट का जन्म 1931 में टेक्सास में हुआ था, और कहा जाता है कि उनके पिता एक मंत्री थे और उन्होंने एलियंस को क्रिश्चियनिटी में जोड़ दिया था। इसलिए मार्शल का यह धर्म नॉर्मल धर्म से थोड़ा अलग था। तो दोस्तों, मार्शल एप्पल वाइट की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने 1992 में फिलॉसफी में ग्रेजुएशन की और धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए एडमिशन लिया। और उसी समय मार्शल ने एनी पियर से शादी की और बाद में उनके 2 बच्चे हुए, मार्क और लेन। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 1994 में एप्पल वाइट को संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में सर्विस की, परंतु 2 साल सर्विस के बाद 1956 में सेना की सर्विस छोड़ दी और कोलोराडो विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने संगीत में मास्टर डिग्री हासिल की और साथ ही संगीत थिएटर पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा में पढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ से मार्शल के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा शुरू हो गए। उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक पुरुष छात्र के साथ यौन संबंध बनाए हैं, और इसके बाद एप्पल वाइट ने वहां से अपनी पोजीशन को खो दिया। 1965 में जब उनकी पत्नी को अफेयर के बारे में पता चला तो वह उनसे अलग हो गई और 3 साल बाद उनका तलाक हो गया। हाँ दोस्तों, वह आरोप सच्चा था, क्योंकि जब एप्पल वाइट ने अपने माता पिता को बताया दैट ही वाज होमोसेक्सुअल, कि वह समलैंगिक है, तो उसके पिता ने उसे अस्वीकार कर दिया। 1965 में यूए छोड़ने के बाद एप्पल वाइट सेंट थॉमस विश्वविद्यालय में संगीत विभाग के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए ह्यूस्टन चले गए, और वहां स्टूडेंट्स ने उन्हें एक आकर्षक वक्ता और एक स्टाइलिश ड्रेसर के रूप में मानते थे। वहां भी मार्शल को एक युवा महिला से प्रेम हो गया, जिसने अपने परिवार के दबाव में आकर उन्हें छोड़ दिया। बट ही वॉज देयर ग्रेटली अपसेट। अब वो बहुत ज्यादा अपसेट थे और उदास थे। 1970 में ही रिजाइंड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट थॉमस बिकॉज ऑफ डिप्रेशन के कारण और इमोशनल प्रॉब्लम्स के कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। बुरा समय अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी उसे और बढ़ना था, और इसी के चलते हुए 1971 में एप्पल वाइट के पिता का निधन हो गया, और इस लॉस ने उन पर भावनात्मक रूप से गहरा प्रभाव डाला, जिससे स्वीय डिप्रेशन उत्पन्न हो गया। मार्शल पर कर्जा बहुत बढ़ गया था और उसे अब पैसे अपने दोस्तों से उधार मांगने पड़ रहे थे। पहले एक आरोप लगना और फिर पिता की मृत्यु का गहरा सदमा लगना। वो वास्तव में अपने पिता के बहुत करीब था, और जब उसके पिता का निधन हो गया वह पूरी तरह टूट गया। He was not doing well, और ऐसा कहा गया था कि मार्शल को कुछ समय के लिए एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा था, और यहाँ से उनका जीवन फिर से बदल गया। ये फिर से अच्छे की तरफ था या बुरे की तरफ था, ये तो हम आगे जाने। तो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में रहने के दौरान मार्शल की मुलाकात हुई बोनी नाम की महिला से, बोनी नेटल्स। कौन है ये बोनी नेटल्स? आइए जानते हैं। बोनी नेटल्स का जन्म
1927 में टेक्सास में ही हुआ था और उनका जन्म एक बैप्टिस्ट परिवार में हुआ था। वह आगे चलकर एक रजिस्टर्ड नर्स बनी और फिर उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से शादी भी की। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बोनी नेटल्स के हस्बैंड का नाम जोसेफ था और यह बात है 1949 की। उन दोनों के 4 बच्चे हुए और उनकी शादी लगभग 1972 तक बहुत अच्छी रही। ऐसा कहा गया था कि बोनी और उनके पति के बीच विवाह तब टूटना शुरू हुआ था जब बोनी ने 19वीं सेंचुरी के मॉन्क ब्रदर फ्रांसिस से अक्सर बात करना शुरू कर दिया था। ब्रदर फ्रांसिस अब उसे क्या सिखाते थे, वो उसे बताते थे जीवन में क्या करना है। वो उसे इंस्ट्रक्शंस देते थे, मरे हुए लोगों की आत्मा को किस तरह से बुलाया जाता है, आत्माओं से कैसे हम जुड़ सकते हैं। तो यह सब फ्रांसिस बोनी को सुना रहा था, सिखा रहा था। बोनी को यह सब सीखने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था और यह सब एक छोटे से शौक की तरह उसने अपने अंदर पैदा कर लिया। उसे इसमें बहुत रुचि आने लगी और फिर इसने मानो उसके जीवन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके पति ने उसे कहा भी कि यार तुम ये सब क्या बकवास सीख रही हो। बकवास क्यों? क्योंकि इसका रियल लाइफ से उनका इतना खुशहाल जीवन था, उससे इसका कोई लेना देना नहीं था और वो अगर उस तरफ जा रही है तो वो अपने परिवार को अच्छे से नहीं देख पाएगी। इसलिए उसके पति ने इस तरह से उससे बात की। तो 1972 में बोनी कई ऐसे अलग लोगों से मिली जो भविष्य के बारे में जानकारी देते थे, जिन्होंने उसे बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रही है जो कि बहुत ही टॉल, लाइट हेयर एंड फेयर कम्प्लेक्शन होगा और उसे उस पूरे व्यक्ति की रूपरेखा दिखाई और उसके दिमाग में ये बात बिठा दी कि उसे उस व्यक्ति के साथ जाने की जरूरत है। तो वह इन सब बातों को सच मानने लगी और उसने अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर ली। तो जहाँ चाह और वहाँ राह। तो बोनी जो थी वह जिस जगह पर काम कर रही थी वहीं पर मार्शल जो था वो उस मेंटल हॉस्पिटल में रह रहा। तो वह वहाँ मार्शल को देखती है और मार्शल बिल्कुल वैसा ही सेम डिट्टो जो कि उन भविष्यवाणियों ने बताया कि क्या कि who was tall with light hair fair complexion, अरे वो तो बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। तो जैसा कि उन साइकिक्स ने बताया था वह भविष्यवाणी आज सच हो गई। इसके बाद बोनी ने मार्शल के लिए एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग की और ऐसा करते समय उन्हें पता चला कि उन दोनों के सितारे किसी एक दिशा में थे, किसी एक अलाइनमेंट में थे, जो ये दिखा रहे थे कि उन्हें एक साथ होना चाहिए था। यह देखकर बोनी और मार्शल समझ गए कि वह कुछ बड़ा करने आए हैं दुनिया में और उन्हें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए था। मार्शल जानता था कि बोनी शादीशुदा है, लेकिन सितारे बता रहे थे कि उनका साथ रहना ही तय था। और फिर नए साल के दिन 1973 को एक साथ दोनों अस्पताल से निकल गए। बोनी ने अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ दिया। उनमें से एक की उम्र 20 साल के आसपास थी, यानी कि बच्चे अपने आप को खुद संभाल सकते थे। तो बोनी इस तरह से पूरी तरह निश्चिंत थी। तो बोनी मार्शल के साथ अपना नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार थी, या ये कहें कि बोनी और मार्शल लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए अब तैयार थे और यही उनके जीवन का लक्ष्य था। अब जब बोनी और मार्शल ने एक नया जीवन शुरू कर लिया था तो वो चाहते थे कि वो एक नए नाम भी रखें। तो इसीलिए उन्होंने बो और पीप ये नाम रखे। बोनी बो थी और मार्शल पीप थे। तो यहाँ मार्शल को शायद अपना सच्चा प्यार मिल गया था। एप्पलवाइट जल्द ही नेटल्स के साथ रहने लगा। उन दोनों को एक लंबे समय तक चलने वाला गहरा और आदर्शवादी रिश्ता मिल चुका था। नेटल्स की शादी हो चुकी थी और उसके 4 बच्चे थे, लेकिन जब वह एप्पलवाइट के करीब आ गई तो उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया और उन्होंने बच्चों की कस्टडी भी खो दी। एप्पलवाइट ने अपने परिवार से भी स्थायी रूप से पूरी तरह संपर्क तोड़ दिया था और उन्होंने नेटल्स को अपने हमसफर के रूप में देखना शुरू कर दिया। असल में मार्शल के अंदर जो भ्रम से भरी हुई मान्यताएं थीं, उसको मजबूत करने का पूरा श्रेय नेटल्स को ही जाता है। नेटल्स ने और मार्शल ने दोनों ने अपने जीवन को स्टार्ट किया एक बुक स्टोर से, जिसका नाम था क्रिश्चियन आर्ट सेंटर, और वहाँ की किताबें स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से थी। उन्होंने थियोसॉफी और मिस्टिसिज्म पर क्लासेस भी लेना शुरू किया, बट कुछ टाइम के बाद ही ये बिजनेस बंद कर दिया क्योंकि ज़्यादा चला नहीं।
और फरवरी 1973 में एप्पलवाइट और नेटल्स ने सोच लिया कि वह अपने बिलीफ्स लोगों तक पहुंचाएंगे और उन्होंने वेस्टर्न यूएस में अपनी यात्रा को शुरू कर दी। यात्रा तो शुरू कर दी, पर बिना पैसे के सब कुछ बहुत मुश्किल था। उनके पास पैसे बहुत कम होते थे और कभी कभी उन्हें पैसे के लिए अपना खून बेचना पड़ता था या छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। कभी कभी वे सिर्फ ब्रेड पर ही जीते थे। अक्सर सड़क के किनारे ही अपना डेरा डाल लेते थे। और अब बना उनके ग्रुप का सबसे पहला मेंबर। ह्यूस्टन से उनके एक मित्र ने उनसे लेटर से बातचीत करना शुरू कर दिया और उनकी शिक्षाओं को स्वीकार किया। और फिर वे दोनों मई 1974 में उससे मिलने गए और वह उनकी पहली धर्म परिवर्तित महिला बनी। अब जून 1974 तक एप्पलवाइट और नेटल्स की मान्यताएं एक बुनियादी रूपरेखा में पूरी तरह मजबूत हो गई थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए चुना गया था और उन्हें अन्य लोगों की तुलना में हायर लेवल का दिमाग पाया था। वाओ! अब उन्होंने एक पुस्तिका लिखी जिसमें यीशु के पुनर्जन्म रीबर्थ की बात की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि द बुक ऑफ रेवलेशन इज द फाइनल बुक ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया कि वो दोनों विटनेस हैं, वो दोनों वो गवाह थे जो बुक ऑफ रेवलेशन में मौजूद थे और कभी कभी अपनी पहचान बताने के लिए वो चर्च या अन्य समूहों में जाते थे कि हम वही विटनेस हैं जो बुक ऑफ रेवलेशन में दर्शाए गए हैं, और खुद को द टू या द UFO 2 के नाम से रेफर करते थे। वह ये खबर भी फैलाते थे कि हम दोनों को मार दिया जाएगा और फिर जीवन में वापस लाया जाएगा, और जो कि एक अंतरिक्ष यान द्वारा होगा। तो उनकी स्टोरी बहुत मज़ेदार थी। उन्होंने खुद को धर्म से भी जोड़ लिया और साइंस से भी जोड़ लिया, परंतु उनके इन विचारों को किसी ने नहीं माना। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में बोनी नेटल्स और मार्शल एप्पलवाइट क्या करेंगे, इसको जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप ऐसे कल्ट के बारे में क्या सोचते हैं।